आणि बंधू भगिनींनो, त्यावेळेला जेव्हा बसा 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 ज्या वेळेला कोरोना काळ होता, कोरोना काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार होतं आणि त्या महाविकास आघाडीच्या सरकार मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे होते. त्या 2.5 वर्षामध्ये कधी मदत केली नाही. मंत्रालयामध्ये फक्त 2दा आले. मी या विधानसभेचा आमदार म्हणून त्यांच्याकडे किती वेळा गेलो, कधी भेटले नाही, पत्र नाही, योजना नाही, काही नाही. पण त्या कोरोना काळामध्ये देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी पूर्ण देशामध्ये मोफत धान्य दिलं आणि देशातल्या जनतेला त्यांनी पोषण केलं. एवढंच नाही तर त्यांनी लस निर्माण केली आणि आपल्या सर्वांना वाचवलं बंधू भगिनींनो. आणि म्हणून असे आपले प्रधानमंत्री एकदा मोदीजीसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा आणि योगीजीसाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. आपल्या जिल्ह्याचे खासदार 2 वेळा आपण ज्यांना निवडून दिलं, रामदासजी तडस साहेब आहे. आता मधल्या काळामध्ये आपल्याला माहित आहे, विरोधक म्हणत होते रामदासजी तडस यांनी काय केलं, रामदासजी तडस यांनी काय केलं. अहो, एकीकडे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी ना भूतो ना भविष्यते, जगाला आश्चर्य वाटेल, जगाला हेवा वाटेल अशा पद्धतीने काम माननीय मोदीजींनी केले आहे. रामदासजींनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्ह्याचा विकास केलेला आहे. मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो, आपल्या या हिंगणघाट समुद्रपूर सिंधी रेल्वे विधानसभा क्षेत्रामध्ये 752 कोटी रुपये रामदासजी तडस साहेबांमुळे आले. एकदा रामदासजी तडससाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. मी त्याचा पुरावेदार आहे. बंधू भगिनींनो, त्यातल्या आता पूर्ण यादी वाचून दाखवत नाही, पण आम्हाला आजनसऱ्याचा रस्ता पाहिजे होता 24 कोटी रुपयाचा. तो रस्ता रामदासजी तडसमुळे मिळाला. आम्हाला नांदगाव चौकातला पूल पाहिजे होता, तो रामदास तडस साहेबांमुळे मिळाला. आता आम्हाला संविधान चौकामधला पूल आहे, तो पूल सुद्धा रामदासजी तडस साहेबांमुळे मिळाला. हिंगणघाटला आपल्याला शासकीय मेडिकल कॉलेज मिळालं. ज्यावेळेला संघर्ष सुरू होता त्यावेळेला मी स्वतः रामदासजी तडस यांना घेऊन गेलो आपले उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांकडे आणि रामदासजींना म्हटलं, साहेब हिंगणघाटला आम्हाला मेडिकल कॉलेज पाहिजे. त्यांनी सांगितलं देवेंद्रजींना द्या हिंगणघाटला, म्हणून एकदा टाळ्या वाजवा. म्हणून आपल्याला मेडिकल कॉलेज हिंगणघाटमध्ये मिळालं. बंधू भगिनींनो, मोठा निधी रामदासजी तडस साहेबांच्या माध्यमातून मिळाला. सर्वात महत्वाचं सांगतो शेवटचं, आपल्या या मतदारसंघामध्ये सिंधी रेल्वे येते. सिंधी रेल्वेमध्ये ड्रायपोर्टचं निर्माण झालं. त्या ठिकाणी 700 एकर जागा होती 1985 पासून. रामदासजी तडस साहेबांच्या आणि मी गडकरी साहेबांकडे गेलो, दिल्लीला गेलो, बैठका झाल्या आणि त्या ठिकाणी ड्रायपोर्ट जो आपल्याला मिळाला तो रामदासजी तडसमुळे मिळाला. त्या ठिकाणी मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क हा तडस साहेबांमुळे मिळाला. 25,000 लोकांना त्या ठिकाणी आता नोकऱ्या लागणार आहे. मी आता माझं भाषण आटोपता घेतो. आपल्याला माननीय योगी आदित्यनाथजींना ऐकायचं आहे. बंधू भगिनींनो, मला एवढंच सांगा, तुम्हाला 2 प्रश्न विचारतो, उत्तर द्याल का? रामदासजी तडस यांना आपल्याला मागच्यापेक्षा दुप्पट आघाडीने निवडून द्यायचा, देणार का? मोदीजींना आपण निवडून देणार का? मग बंधू भगिनींनो, तुमचे 20 दिवस पाहिजे. 20 दिवस ही देशाची निवडणूक आहे. ही रामदास तडसची आणि विरोधकांची नाही आहे, देशाची निवडणूक आहे. 20 दिवस आपण डोळ्यात तेल घालून आपल्या प्रत्येक बूथवर प्रयत्न करा. एक मतदान हे आपलं महत्वाचं आहे. हे एवढं करा. वर्धा जिल्ह्यामध्ये सर्वात मोठी आघाडी हिंगणघाट मधून मिळवून द्या, एवढी विनंती करतो. सर्वांचं धन्यवाद मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की, छत्रपति शाहू महाराज की। योगी जी तुम आगे बढ़ो, अब की बार फिर एक बार उत्तर प्रदेश देशातल्या सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेश राज्याचे महान शक्तिशाली मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ यांचं आगमन या ठिकाणी झालं आहे। मैं आपले आमदार, हमारे यहाँ के विधायक और इस महायुति के प्रत्याशी रामदास जी तड़स इनसे निवेदन करता हूं कि वो योगी जी को गाय की प्रतिमा भेंट करे।
महायुतीचे उमेदवार आदरणीय रामदासजी तडस साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करावं. आदरणीय रामदासजी तडस, एकदा जोरदार तडस साहेबांसाठी टाळ्या वाजवा. या प्रचार सभेला उपस्थित उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी, माजी मंत्री सुबोध मोहितेजी, या ठिकाणी उपस्थित या भागातील लोकप्रिय आमदार समीर कुनावारजी, वर्धेचे आमदार पंकज भोयरजी, धामणगावचे आमदार प्रताप अडसरजी, रिपब्लिकन पक्षाचे विदर्भाचे अध्यक्ष आगलावे साहेब, माजी मंत्री अशोक शिंदेजी, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुनील गफारजी, भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राच्या सचिव सारिका गाखरे, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, 26 तारखेला या देशाच्या लोकसभेला आपल्याला समोर जायचं आहे. हा देश कोणाच्या हाती द्यायचा हे या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. 2014 मध्ये आपण या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीला बहुमताचं सरकार दिलं आणि 2014 पासून तर 2024 पर्यंत कधी नाही एवढा विकास या लोकसभा मतदारसंघात सुद्धा झाला. आज या ठिकाणी माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये एक नॅशनल हायवे रोड होता, आता आपण 16 नॅशनल हायवे रोड केले. आज आपण पाहतो की 60 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये 160 किलोमीटर नॅशनल हायवे रोड या मतदारसंघात होते, परंतु 2014 पासून तर 2024 पर्यंत 580 किलोमीटर महामार्ग या लोकसभा मतदारसंघामध्ये झाले. आपल्याला माहिती आहे समीर भाऊ या ठिकाणी आहे. सिंधीचा ज्यावेळेस प्रश्न आला, तिथल्या शेतकऱ्याच्या जमिनी सिक्कीमला गेल्या होत्या, त्या पुन्हा आम्ही परत आणल्या गडकरी साहेबाला सांगून, त्याचा पुन्हा आम्ही मोबदला देऊन लॉजिस्टिक पार्कचं उद्घाटन आपण या 15 दिवसाच्या अगोदर सिंधीला केलं. 1 लाख विद्यार्थी त्या ठिकाणी लागणार आहे. त्याच प्रमाणात सिंधी रेल्वे स्टेशन अमृतमध्ये आपण घेतले. सिंधी नगर आपण या ठिकाणी हिंगणघाट नगरपालिका नळ योजना अमृतमध्ये केंद्र सरकारच्या अमृतमध्ये घेतल्याच्या अनेक योजना या ठिकाणी काम करत असताना आणल्या. बंधूंनो, गेल्या 10 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना या देशानं अनेक निर्णय घेतले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना महिलाला 33% आरक्षण घ्यावं म्हणून 60 वर्षाच्या अगोदर जी घोषणा केली ते मात्र काँग्रेस पक्ष करू शकले नाही. त्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केलं आणि लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण देण्याचं काम या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केलं. फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी विकास झाला. मी 2014 मध्ये ज्यावेळेस खासदार होतो त्यावेळेस पार्लमेंटमध्ये सुद्धा आदित्य योगीनाथजी होते आणि त्यांचा मी भाषण ऐकलं होतं. देशाला या देश 140 करोड जनतेचा देश आहे, हिंदुत्वाचा देश आहे. या देशाला संरक्षण देण्याचं काम या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करत आहे. गेल्या राम मंदिराचा प्रश्न होता, कित्येक वर्षापासून ज्याची आपण वाट पाहत होतो ते राम मंदिर सुद्धा या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्याच कार्यकालामध्ये झाले. बंधूंनो, हे निवडणूक काही ग्रामपंचायतची नाही, नगर परिषदची नाही, हे निवडणूक या देशाच्या भवितव्याची निवडणूक आहे. हा देश कोण चालू शकते, हा देश कोण सुरक्षित ठेवू शकते, हा देश या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित ठेवू शकते. या देशातल्या 140 जनतेनं 140 करोड जनतेनं ठासून सांगितलं आणि म्हणून येणाऱ्या काळात
400च्या पार जो आपण या ठिकाणी घोषणा दिली, कारण बहुमताचं सरकार आणि सक्षम नेतृत्व आपल्याला मिळालं. 2014 पासून 2024 पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचं आणि या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचं नेतृत्व आपल्याला मिळालं आणि म्हणूनच आपण या विकास आणू शकला. मी या ठिकाणी सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. मला सुद्धा तिसऱ्यांदा या ठिकाणी उमेदवारी दिली. गेल्या 10 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून आपला आहे. मी काही सोन्याचा चम्मच घेऊन राजकारणात आलो नाही, पण सर्व नगरपालिकेपासून आमदारकीपासून तर खासदारकीपर्यंत आपल्या सर्वेच्या आशीर्वादानं मला पुन्हा या देशाचे प्रधानमंत्र्यांनी विश्वास टाकला. मला पुन्हा तिसऱ्यांदा या ठिकाणी उमेदवारी दिली. मी आपल्याला आवाहन करतो, मी आपल्याला विनंती करतो की मला पुन्हा तिसऱ्यांदा या ठिकाणी आपण निवडून द्यावं आणि या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करावं. या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीला तिसऱ्यांदा पुन्हा आपण प्रधानमंत्री बनवावं हीच मी आपल्याकडून विनंती करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद. धन्यवाद रामदासजी. बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. देश में आज 2 ही नाम है. पहला नाम मोदी जी का है, दूसरा नाम किसका है? देश के सबसे बड़े राज्य के महान शक्तिशाली मुख्यमंत्री मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वे सभा को निवेदन करें. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान के लिए आयोजित आज की सभा में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के खासदार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी श्री रामदास तवस जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री सुबोध मोते जी, अशोक शिंदे जी, आमदार श्री समीर कोणाकवार जी, पंकज भोयर जी, प्रताप अड़सर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुनील कपाट जी, प्रदेश सचिव सरकाताई, लोकसभा प्रमुख और अन्य भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इस हिंगन घाट नगरी में पधारे
उपस्थित बहनों और भाइयों, महान संत भोजाजी महाराज की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय नववर्ष, गुड़ी पाड़वा का पावन त्योहार। मैं आप सबको इस पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पावन धरा को इसलिए भी नमन करता हूं कि भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्धा को अपनी कर्मभूमि बनाया था और यहां के माध्यम से उस समय उन्होंने देश के अंदर विदेशी हुकूमत को, उसकी चूलों को हिलाने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, वह अभियान महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता ने हाथों हाथ लेकर के भारत की स्वाधीनता को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में। और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है। और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है, और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी जी ही। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। मैंने इसलिए भी कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम लोगों ने वृंदावन, मथुरा को होली के लिए रंगोत्सव के रूप में चिन्हित किया। हमारा रंगोत्सव का आयोजन वहां होता है, लेकिन आयोजन तो हर जगह होता है। होली के पर्व पर इससे पहले गाना गाया जाता था वहां पे, और खासतौर पर हमारे ईस्टर्न यूपी में कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। यानी इसका आशय था कि अयोध्या में प्रभु रामलला होली खेल रहे हैं और लोग झूमते थे, पूरा गाने के साथ झूमते थे, गांव के गांव। लेकिन बहनों और भाइयों, 500 वर्षों से अयोध्या में रामलला को किसी ने होली खेलते हुए नहीं देखा। पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली के आयोजन के साथ जुड़ करके पूरे भारतवासियों को नए भारत का दर्शन कराया है। और इसीलिए तो मैं आश्वस्त हूं कि अयोध्या में अगर रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो सकते हैं, कोई कारण नहीं
कि मोदी जी ने 10 वर्ष में भारत को जो पहचान दी है, जो सम्मान दिलाया है, जो सुरक्षा दी है, जो समृद्धि दी है, गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम किए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है, दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है, आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। बड़े गर्व के साथ लोग आज इस बात को मानते हैं कि भारत दुनिया का एक सिरमौर है, लेकिन 14 के पहले ऐसा नहीं था। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए, और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती हैं कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता, और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना, अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। क्या ये काम कोई और कर पाता? क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता? 3 तलाक की प्रथा को कोई रोक पाता? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ का निर्माण कोई और कर पाता क्या? ये सब काम तो मोदी जी ने किए हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लॉजिस्टिक का एक बेहतरीन हब बनाया है। मैं भी आके देख रहा था। बहनों और भाइयों,
ये काम भी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बेहतरीन वो बनाया है। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट को एक नया कार्य मिलेगा, यहां को एक पहचान मिलेगी, सिटी को एक पहचान मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी बन रही है। और गरीब कल्याण की तो कोई सानी ही नहीं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, अकेले भारत के अंदर है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में एलपीजी का सिलेंडर प्राप्त हो गया है। करोड़ों परिवारों को जनधन का अकाउंट मिल गया है। करोड़ों नौजवानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कहीं पे स्टार्टअप की योजना, कहीं स्टैंड अप की योजना, कहीं पीएम विश्वकर्मा की योजना, कहीं ओडीओपी की योजना ने एक नई क्रांति की है। और बहनों और भाइयों, पहले 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ मोदी जी ने दिया और फिर रामलला को भी एक भव्य आवास अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिया है। हुआ है ना ये सब काम? एक सब हुआ है ना? आप मुझे बताओ, क्या ये 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते? और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार, नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों और भाइयों, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे 1999 में भी, साथ साथ थे।
वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे, रामदास जी और मैं। 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है वहां पे शिव भक्तों की, करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है, कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित भी होंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के लिए महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतना होगा, उसको आपका आशीर्वाद मिलना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो वर्तमान में खासदार हैं श्री रामदास जी तरस, इनको फिर से प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। और बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान यह मानना कि प्रत्याशी घर घर आए, ये कठिन होता है। आप सबको रामदास स्वयं बनना पड़ेगा। चुनाव तक 19 अप्रैल तक बनेंगे, 26 अप्रैल तक बनेंगे, तो बनना पड़ेगा। घर घर जाइए, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सबको लगना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। सभी लोग सहमत है ना? अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या कोई दर्शन करने के लिए गया? काफी बड़ी संख्या में गया, लेकिन बहनें नहीं गई हैं, आप लोग चले गए हैं। अब चुनाव के बाद उनको भी दर्शन करने के लिए लेके आ जाना, मुझे पहले से सूचना दे देना, वहां चिंता की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश तो अब ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम का त्रेता युग का प्रदेश फिर से आ गया हो। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने और मोदी जी को तीसरी बार भारत को
पहले 3 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फिर से देश की सत्ता सौंपने का आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? तो पीछे तक मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आजच्या सभेचं आभार प्रदर्शन आकाश पोहाणे करतील अशी त्यांना विनंती करतो. 26 एप्रिलला होऊ घातलेल्या वर्धा लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आज भव्य अशा जाहीर सभेला आपल्या हिंगणघाट नगरीत उत्तर प्रदेशचे यशस्वी मुख्यमंत्री सन्माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथजी यांनी आपल्या या ठिकाणी आपल्याला येऊन संबोधित केलं. त्याबद्दल त्यांचे मी त्रिवार आभार मानतो. हिंगणघाट वासियांतर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच मंचावरील सर्व मान्यवरांनी आपला अमूल्य वेळ या सभेसाठी दिला. त्यांचे सर्वांचे